तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां और देश का 75वां बजट पेश कर चुकी है और 8 साल से सबको जिस बात का इंतजार था आखिरकार उसका ऐलान कर दिया गया है। उम्मीद पूरी हो गई है। 7 लाख तक की इनकम पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जी हां, अब 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री रहेगी और जो टैक्स के स्लैब्स थे वो भी अब 6 से घटाकर 5 कर दिए गए हैं। तो बहुत बड़ा ऐलान, आम बजट पेश हुआ है। खासी उम्मीदें आम जनता ने लगाई थी और जो आज का सबसे बड़ा ऐलान रहा बजट का वो यही कि आयकर छूट की सीमा अब 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। और इससे पहले इनकम टैक्स के जो 6 स्लैब हुआ करते थे उनको भी घटा करके 5 स्लैब कर दिया गया है। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। So I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी। तो मिडिल क्लास के लिए सबसे अहम चीज, सबसे बड़ा ऐलान किया गया। 7 लाख तक की कमाई में, इनकम में अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री से कर दिया गया है। इनकम टैक्स की स्लैब भी घटा दी गई है, 6 से अब ये 5 हो गई है। तो आपको बता दें, निर्मला सीतारमण अपना 5वां और 75वां बजट पेश कर रही है। देश का कृषि, शिक्षा, गरीबों के लिए अहम ऐलान किए गए और जिसका इंतजार सभी को था। 8 साल का ये लंबा इंतजार। जो टैक्स स्लैब है उसमें बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, बहुत बड़ी घोषणा। नए टैक्स सिस्टम में छूट की सीमा अब 7 लाख होगी। आयकर छूट सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। वेतन भोगियों को आयकर में छूट का ऐलान किया गया है। नए टैक्स सिस्टम में 3 से 5 लाख तक में 5% टैक्स लगेगा। तो बेहद बड़ा ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बड़ा ऐलान किया है और ये बजट में अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। खास बात यह कि मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बहुत बड़ी राहत रहेगी। सबने उम्मीदें लगाई ही थी कि इस बार शायद बजट कुछ खास रहेगा और जिसकी उम्मीद थी हुआ भी वही। आयकर छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही कई बड़े ऐलान किए गए हैं। काफी चीजें सस्ती भी हुई हैं। ऑटोमोबाइल्स, खिलौने, ये वो तमाम चीजें हैं, इलेक्ट्रिक से जुड़े हुए सामान, ये तमाम चीजें अब सस्ती हो जाएंगी क्योंकि इन सभी में टैक्स कुछ जरूर कम किया गया है। हालांकि जरूर एनालिसिस होगा कि बजट आम जनता के लिए क्या लेकर आया है, लेकिन जो सबसे बड़ा ऐलान है वो यही कि नए टैक्स स्लैब छूट की सीमा को अब 7 लाख रुपए कर दिया गया है। आयकर छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। और कल भी हमने जब एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाई थी, हर वर्ग तक IBC 24 की टीम पहुंची, उनसे हमने बात की तो सभी का यही कहना था कि टैक्स स्लैब में जरूर बदलाव होने चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ गई है, सभी राहत की उम्मीद कर रहे थे, आस लगाए हुए थे। और देखिए, बहुत बड़ा ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। आयकर में छूट का ऐलान कर दिया गया है। नए टैक्स स्लैब छूट की सीमा अब 7 लाख रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और गरीबों के लिए कई अहम ऐलान किए गए हैं। रेलवे के लिए भी बहुत बड़ी सौगात। रेलवे के लिए करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी गई है। महिलाओं के लिए इसके साथ ही PM आवास योजना में भी 66% बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा ऐलान, बजट का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो यही कि जो अब टैक्स फ्री इनकम रहेगी वो 7 लाख रुपए तक कर दी गई है। टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा है। इसके साथ ही आपको टैक्स स्लैब भी समझा दें। टैक्स स्लैब जो पहले 6 हुए करते थे अब वो 5 हो गए हैं। 9 से 12 लाख की अगर आपकी इनकम है तो आपको अब 15% टैक्स देना होगा। वहीं 12 से 15 लाख की कमाई पर आपको 15% टैक्स पे करना होगा। और वहीं अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स पे करना होगा। ये अब नया टैक्स स्लैब है। कई बड़े बदलाव किए गए हैं टैक्स स्लैब में। तो ये 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स लगेगा और टैक्स फ्री है। 9 से 7 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। 9 से 12 लाख तक में आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो वहीं 12 से 15 लाख की कमाई पर 15% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख रुपए है तो उसके ऊपर आपको 30% टैक्स पे करना होगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां और देश का आज 75वां बजट पेश किया है। आजादी का अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव, और जाहिर सी बात है जिस राहत की सभी को उम्मीद थी वो राहत मिली है। टैक्स स्लैब को बढ़ा करके यानी कि 7 लाख तक की कमाई अब टैक्स फ्री रहेगी।
बहुत बड़ा ऐलान, सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय, क्योंकि हर बार मिडिल क्लास लोग कहते हैं कि गरीबों के लिए कई ऐलान किए गए हैं, उन्हें राहत दी गई है और जो उद्योगपति है उनका बजट कहा जाता है। लेकिन इस बार का ये जो बजट है राहत भरा बजट, क्योंकि अब आयकर का नया टैक्स स्लैब तय हो गया है। 9 से 12 लाख पर 15% टैक्स देना होगा और इसके साथ ही कई बड़े ऐलान किए गए हैं। हर वर्ग को कुछ ना कुछ इस बार के बजट में दिया गया है और IBC 24 पर बजट का आप मेगा कवरेज देख रहे हैं। हर वर्ग को क्या मिला है इसका भी पूरा एनालिसिस हम जरूर करेंगे, एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त हम आपको आज का सबसे बड़ा ऐलान, बजट का सबसे बड़ा जो हाईलाइट है उसके बारे में बता रहे हैं। तो 8 साल से लंबा इंतजार था। साल 2014 के बाद से कोई भी बड़ा ऐलान नहीं हुआ था टैक्स स्लैब से जुड़ा हुआ, लेकिन 8 साल से जिसका इंतजार था वो उम्मीद पूरी हो गई है। 7 लाख तक की इनकम पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मिडिल क्लास के लिए सबसे अहम चीज है बहुत बड़ी राहत। मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स की स्लैब भी घटा दी गई है, अब इन्हें 6 से 5 कर दिया गया है। इसके साथ ही हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आज के इस बजट के ऐलान के बाद क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, किस क्षेत्र में राहत है, अलग अलग वर्गों के लिए क्या घोषणाएं की गई है, क्या ऐलान की गई है। तो आने वाले दिनों में मोबाइल फोन खरीदना सस्ता हो सकता है, चांदी खरीदना जरूर आपको महंगा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने मोबाइल फोन पार्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है और चांदी पर ड्यूटी में इजाफा किया गया है। ऐसे में आम आदमी की जेब पर किन चीजों का बोझ बढ़ेगा उसका पूरा एनालिसिस भी हम आपको IBC 24 में जरूर बताएंगे। जो सस्ता हुआ है उसके बारे में अगर हम बात करें, मोबाइल फोन, खिलौना सस्ता हो गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि लगातार सरकार का फोकस है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाए, अब वो भी सस्ते हो गए। साइकिल भी सस्ती हो गई हाँ, लेकिन चांदी का सामान, सिगरेट, इलेक्ट्रिक किचन चिमनी, ये वो तमाम चीजें हैं जो महंगी है, इसका जरूर मार आपको झेलना पड़ सकता है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा आज का ऐलान रहा वो ये कि नए टैक्स स्लैब में 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री रहेगी। 7 लाख की आमदनी तक कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना होगा। ये आज का सबसे बड़ा ऐलान, सबसे बड़ी घोषणा। आयकर छूट की सीमा 5 से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। आपको बता दें, पहले 5 लाख तक की आमदनी में टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन अब वेतनभोगियों को टैक्स में छूट का ये बड़ा ऐलान किया गया है। टैक्स में तो मोटा मोटी हम लोग की जो उम्मीद थी कि 5 लाख कर देने का, वो करीब करीब किया गया है और डिटेल्स तो अब जैसे जैसे आएंगे और पता चलेगा। क्या उम्मीद आप लोगों ने लगा रखी? बिहार का हम लोग का था कि यहाँ पर हम लोग को फंड चाहिए, इंटरेस्ट फ्री या ग्रांट जो भी, ताकि यहाँ पर हम लोग तरक्की कर सकें। बिहार की पर कैपिटा इनकम अभी 50,000 के आसपास है, देश की करीब 2 लाख हो गई है, 1,97,000 आज बताया गया। तो हम लोग कहाँ पर हैं, ये बहुत बड़ा एक हम लोग को चिंता है। 10 में से अगर नंबर देना तो और इस वक्त हमारे साथ अजय जी जुड़ रहे हैं, भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये चेयरमैन हैं, उनसे बात करते हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। टैक्स स्लैब में बहुत बड़ी छूट यहाँ पर दी गई है, किस तरह से आप आज के इस बजट को देख रहे हैं, कितनी राहत आप इसमें मान रहे हैं? जी, निश्चित रूप से हलवा सेरेमनी से स्टार्ट हुआ है ये बजट। कल इकोनॉमिक सर्वे आया था और आज बजट की घोषणा हुई है और सबका मुंह मीठा कर गया है मेरे हिसाब से ये बजट। और बहुत ही पॉजिटिव वे में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बजट को और बहुत पॉजिटिव आया है। सबसे बड़ी बात है जो टैक्स फ्री इनकम की छूट की सीमा बढ़ाई गई है 5 लाख से 7 लाख, उससे मार्केट में जो आज बात हो रही थी गो वोकल फॉर लोकल, तो मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट होगी, मार्केट में कैश फ्लो जनरेट होगा और बहुत ही एक व्यापार में इजाफे के साथ हम ये देख रहे हैं कि सभी वर्ग को, एक मिडिल क्लास व्यापारी भी कहीं ना कहीं, MSME भी कहीं ना कहीं मिडिल क्लास में आता है। तो ये सभी पूरे मिडिल क्लास वर्ग के लिए बहुत फायदेमंद है बजट और एक बहुत पॉजिटिव। इससे आप देखिएगा मार्केट, मुझे लगता है कि आज से ही ग्रोथ में आ जाएगा। और ये पॉपुलिस्ट, हम बिलीव कर रहे थे इलेक्शन ईयर्स हैं तो इसमें कि एक ये पॉपुलिस्ट के साथ रिफॉर्म्स वाला भी बजट है। तो आज जहां हम
देखेंगे ग्लोबल में एक इकोनॉमी सबकी पीछे है और इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, तो इस रिफॉर्म्स के साथ मैं समझता हूँ और भारत का इकोनॉमी में बहुत आगे ब्राइट फ्यूचर और भारत एक विश्व गुरु के रूप में लीड करेगा। अजय जी, अभी तक हम देखते आए हैं कि हमेशा कहा जाता था कि गरीबों के लिए ऐलान किए गए हैं, कृषि क्षेत्र में ऐलान किए गए हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि इस बार का जो बजट है, जो मिडिल क्लास जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, उनके लिए उतनी खास ऐलान नहीं किए जाते हैं। तो आपको लगता है कि जरूर उनके लिए राहत भरा ये बजट रहेगा? नहीं, इसमें बहुत सारी बातें माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कही। सप्तऋषि युवाओं के लिए है, एग्रीकल्चर एक ऐसी फील्ड है, आजकल ऑर्गेनिक खेती की बात हो रही, कृषि, उसमें स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़े फंड्स की व्यवस्था की गई है। एमएसएमई के लिए मैं जितनी जानकारी अभी देख रहा हूँ कि अभी एक नई ऋण गारंटी योजना की पॉलिसी आई है। ये बात शुरू से हो रही थी कि 2 साल कोविड के जो लॉकडाउन रहे, कोविड पैंडेमिक में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्रभावित एमएसएमई वर्ग रहा है। तो एमएसएमई के लिए इतनी सारी योजना मुझे जो दिख रही हैं, अभी आ रहे हैं चार्ट पे, ऋण गारंटी योजना नहीं आई है, नए प्रावधान आए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए नए प्रावधान कर रहे हैं। तो कोविड पैंडेमिक के बाद जो एक रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहा था एमएसएमई वर्ग, वो मुझे दिख रहा है कि उस तरफ आगे जा रहा है। और निश्चित रूप से जो पहले के बजट थे आत्मनिर्भर भारत के कंसेप्ट को साकार करते हुए, मेक इन इंडिया के अनुरूप, गो वोकल फॉर लोकल के अनुरूप, कि कैसे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, ट्रेड को कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, तो निश्चित रूप से ये बजट बहुत पॉजिटिव है और उस दिशा में आगे जा रहा है। और अजय जी, एक खास घोषणा ये भी है कि जो प्रभावित उद्योग थे उनकी भी अब पूंजी उन्हें लौटाई जाएगी, थोड़ी मतलब राहत उन्हें भी दी जाएगी। तो आपको लगता है इन तमाम ऐलानों के बाद अब जो अर्थव्यवस्था है और भी ऑन ट्रैक पर आएगी? देखिए, ग्लोबल स्लो डाउन है, ग्लोबल स्लो डाउन के बीच में हमने हर इंडियन की पर कैपिटा इनकम लगभग 2 लाख रुपए तक पहुंच गई है। जीडीपी 7% तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब पॉजिटिव मूवमेंट्स हैं, ये सब पॉजिटिव मूवमेंट्स हैं, पॉजिटिव मूव्स हैं। तो ये सब पॉजिटिव मूव्स का असर एमएसएमई पे पड़ेगा, पूरे मार्केट में पड़ेगा। आज हम लोग स्वच्छता के लिए भी संकल्पित है, इको फ्रेंडली मेजर्स हम लोग सब अपना रहे हैं। आज जैसा बताया गया है कि ई व्हीकल की बैटरीज पे रेट कम होंगे और ई व्हीकल सस्ते हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा ई व्हीकल्स का, ई व्हीकल चार्जिंग पॉइंट आएंगे पूरे देश भर में। हम लोग पेट्रोल डीजल पे निर्भरता खत्म, मतलब आपकी ग्लोबल मार्केट पर निर्भरता खत्म। तो ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता हुआ ही कदम है। तो आज के जो भी मैं रिफॉर्म्स देखता हूँ, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हो, चाहे महिलाओं के लिए उद्यम के लिए घोषणा हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, तो कुल मिला के एक ये मैंने कहा शुरू में कि हलवा सेरेमनी से स्टार्ट हुए बजट सबका मुंह मीठा करता हुआ जा रहा है। और 60 रियल एस्टेट की बात करें तो 66% पीएम आवास योजना में बढ़ोतरी की गई है। एक ये बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि आयकर की घोषणा से पहले ये घोषणा हुई है, आयकर स्लैब में जो रिफॉर्म्स उसकी घोषणा, तो ये बात पीछे रह गई। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा है कि 66% पीएम आवास योजना की में बढ़ोतरी की गई है फंड्स की। तो एक बहुत पॉजिटिव बजट है ये वाला। बिल्कुल अजय जी, क्योंकि आम बजट से भले ही कहा जाता है, लेकिन आप स्क्रीन पे भी चल रहा है क्रेडिट गारंटी स्कीम से। हाँ, जी बोलिए अजय जी। क्रेडिट गारंटी योजना से एमएसएमई को टैक्स में छूट दी जाएगी और क्रेडिट गारंटी योजना नए स्वरूप में आ रही है, उससे कहीं ना कहीं एमएसएमई को एक बहुत बड़ा फायदा होगा। यानी अजय जी, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कोरोना काल में जो कमर टूट गई थी उद्योगों की, इंडस्ट्रीज की, अब फिर से एक नई एनर्जी बूस्टर का काम करेगा ये बजट। जी, राइज हो रहा था। अब पैंडेमिक के को दौर को छोड़ के हम लोग राइज कर रहे थे धीरे धीरे, और एक बहुत अच्छा मोमेंट मार्केट्स में था। वेडिंग सीजन अभी दिवाली गई, और एक हम देखेंगे, मैं बहुत रिटेल मार्केट का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं न्यू मार्केट से आता हूँ, पूरे भोपाल के भी देखता हूँ। तो हमने ये देखा कि वापस जो है पैंडेमिक के बाद जो हम लोगों ने इतना संकल्पित होकर वैक्सीनेशन से लेकर सारे उसको रिफॉर्म्स को फॉलो किया और सारी सावधानी को फॉलो किया, तो हम देख रहे हैं हमारे नेबर्स की इकोनॉमी की क्या हाल है, और उसके बीच में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं ग्लोबल स्लो डाउन के बीच में। तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश का संकल्प है। और आज जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, टैक्स स्लैब भी 6 से घटाकर 5 किए गए हैं, और मैं देख रहा हूँ ये सब पॉजिटिव हैं। कहीं ना कहीं कैश फ्लो, लिक्विडिटी और डिजिटल इंडिया, जो ये आज बजट था, पहले आत्मनिर्भर भारत पे था, मेक इन इंडिया पे था, आज डिजिटल ऑल, तो टैक्स से भी बनने वाली बात भी है। तो टैक्स से भी, और अभी सभी मार्केट आप देख रहे हैं डिजिटली ग्रो कर रहे हैं, डिजिटल। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा पॉजिटिव वे में ये बजट आया है, और इसका हमें आने वाले समय में मार्केट में इसका
दिखेगा ग्रोथ स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अब इसको कई चीज़ों को स्टडी करना और बाकी है, जैसे MSME के लिए ऋण गारंटी योजना है, लेकिन हम इंटरेस्ट रेट लो की बात कर रहे थे। अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट्स में फाइट कर रहा है, हमें लोन तो मिल रहा है, CC लिमिट्स भी एग्जिस्टिंग, लेकिन क्या है उस लो पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 10 to 12% चला जाता है। इंटरनेशनल मार्केट्स में कम है, तो हम वो चाह रहे हैं कि वो रेट 5 to 6% आए। हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे कि उसमें भी क्या बेनिफिट दिया सरकार ने, और मैं आशान्वित हूं कुछ ना कुछ बड़ा बेनिफिट आया होगा उसमें। अजय जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि जब आम बजट आता है तो आम जनता समझ नहीं पाती है कि उनके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और शायद मुझे लगता है कि साल भर ही उन्हें समझने में लग जाता है कि उनकी जिंदगी पर ये बजट कितना असर कर रहा है। आपने अच्छे से पूरा इसे समझा है, एनालिसिस किया है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स भोपाल के आप प्रवक्ता हैं, आप अच्छे से उसको समझते हैं, तो आपको क्या लगता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या मिक्स्ड रिस्पॉन्स रहेगा आम जनता के लिए? नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव बजट है, और 100% पॉजिटिव बजट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबल, देखिए आप, यूक्रेन और रशिया वॉर का इम्पैक्ट भी है। ग्लोबली बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट्स होते हैं जिसका असर हमारी इकोनॉमी में पड़ता है। हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, डॉलर्स इकोनॉमी की ओर जा रहे हैं, तो उसमें सबका संकल्प चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि अगर कुछ रिफॉर्म्स के लिए अगर हमें अभी कुछ टाइम के लिए तकलीफ आती है तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसमें कहीं भी आज के बजट में कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत पॉजिटिव बजट है। मैंने ये पहले भी कहा कि ये पॉपुलिस्ट भी है, प्लस इसमें रिफॉर्म्स भी हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि हम देखिए, आज मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ कि हम कैसे जा रहे हैं। आज हमने इस पैंडेमिक से सीखा कि हमें कैसे लोकल मार्केट्स को सपोर्ट करना है। गो वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हुई। तो आज एक छोटी सी एक सीरीज आती थी चाइना से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होके, वो हमारे इकोनॉमी में लेकिन कहीं ना कहीं लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का माल इंडिया में बिक जाता था। आज ये इन बातों के बाद इंडियन सीरीज स्टार्ट हो गई है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ गई ये चीज़। तो कई चीज़ें हम लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जिस चीज़ों के लिए हम लोग निर्भर थे, हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उसको खुद को हम बेच रहे हैं, और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये पॉलिसीज कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें अभी के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन उसको मेरे को लगता है बजट आज विजन के साथ है, इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, और स्पेशली स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को मदद मिलेगी। आज जैसे ही मैंने बजट पढ़ा तो मैंने देखा कि एग्रीकल्चर फील्ड में यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी, स्टार्टअप्स को भी एक बहुत बड़ा फंड दिया गया है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, तो कई जो लोग इस फील्ड में नहीं थे वो इस फील्ड में सोचेंगे। और भारत क्योंकि कृषि प्रधान देश है, तो कहीं ना कहीं ये इनोवेशन से हम लोग विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। अजय जी, युवाओं के लिए ये बजट कैसा रहा, जरा ये भी आप समझाइए, क्योंकि युवाओं के लिए ये साल बेहद खास है, और आपको लगता है कि अगले साल चुनाव है, तो क्या थोड़ा इसमें पॉलिटिकली असर भी आप देख रहे हैं इसका? जी, आज़ादी के अमृतकाल का प्रथम बजट है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी नीति युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए भी आई हैं। और निश्चित तौर पे इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर, और बहुत सारे स्टेट्स में इस साल भी इलेक्शन है। हमारे मध्य प्रदेश का बजट भी कुछ दिनों में आएगा, तो मैं उसको भी ऐसे ही एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि मीडिया, आपकी आवाज़ हर जगह तक पहुंचती, हो सकता है मेरी आवाज़ ये पहुंच जाए हमारे मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी कि ऐसा ही बजट आना चाहिए। क्योंकि 2 साल कोविड के कहीं ना कहीं सभी लोग बहुत लॉकडाउन के कारण परेशान हुए, उसमें मिडिल इनकम क्लास और MSME सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग है। और आज जैसे एक संकल्प की बात हो रही है, तो आज जैसे आज ई-व्हीकल की आपने बात करी कि ई-व्हीकल में सब्सिडी, मोबाइल आज की तारीख में मोबाइल आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट, आज डिजिटल पेमेंट की हम बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो मोबाइल हर हाथ तक पहुंचे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। 5G ऐप्स के लिए, देखिए 5G ऐप्स के लिए एक बहुत बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है, तो कहीं ना कहीं इस ऐप्स को बनाने में, डिज़ाइन करने में, प्रमोट करने में युवाओं का हाथ रहेगा। तो एक युवाओं के लिए भी मैंने कहा ना, इस बजट में एक सप्तऋषि वाली बात कही गई, 7 पॉइंट्स, उसमें है युवा शक्ति का इन्वॉल्वमेंट सब चीज़ों में, तो वो उसका भी प्रावधान किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि बिजनेस क्लास और ये इनकम टैक्स स्लैब का ये जो परिवर्तन है, इन सब चीज़ों से एक लिक्विडिटी, कैश फ्लो, एक एनर्जी आएगी मार्केट में, जो हमने लॉस्ट करी थी पैंडेमिक के दौरान। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ हमारे नेबर्स में इतनी सारी उनको दिक्कत है इकोनॉमी, और हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं ग्रोइंग इकोनॉमी की ओर, तो मुझे लगता है हम जल्दी ही 5 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी का लक्ष्य हम लोग प्राप्त करेंगे। जी ठीक है अजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को भी एक बार बता देते हैं कि आज का जो बजट ऐलान किया गया है उसमें सबसे बड़ी घोषणा क्या रही। और इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, टैक्स स्लैब में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, और सबसे बड़ी राहत यही कि अब 7 लाख तक की इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। 7 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है, और यही उम्मीद की जा रही थी 8 साल से, जिसका इंतजार था, आखिरकार वो पूरा हुआ है। बजट में ये अब तक का सबसे बड़ा ऐलान है।
तो अब से थोड़ी देर पहले देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां बजट पेश किया है और देश का ये 75वां बजट था। आजादी का अमृतकाल हम मना रहे हैं और 75वां ये बजट था और कई राहत लेकर के आया है। पूरा हम एनालिसिस करेंगे कि इसका पॉलिटिकल एनालिसिस क्या है, आम जनता के लिए कितनी राहत है, क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है और आने वाले दिनों में इस बजट का क्या असर रहेगा, पूरा एनालिसिस हम करेंगे। IBC 24 पर लगातार मेगा कवरेज जारी है और एक बड़ी टीम इस वक्त IBC 24 के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। हर एक चीज पर हम बारीकी से एनालिसिस करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहले अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे इंदौर भोपाल से अजय जी जुड़े हुए थे, उन्होंने हमें समझाया कि आखिर इस बजट के मायने क्या है। इंदौर से भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके भी तारुफ जरूर मैं आपसे करवाऊंगी। सूरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सूरी जी, मेरा आपसे ही मैं शुरुआत करती हूं, आप शिक्षाविद हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि आज के बजट कैसा रहा शिक्षा के लिए? मुझे लगता है कोविड के बाद ये बजट एक बेहतरीन बजट है शिक्षा के लिए, क्योंकि सरकार को समझ में आ गया है कि आगे बढ़ना है तो शिक्षा, स्किलिंग और युवाओं पर फोकस करना पड़ेगा। उस लिहाज से ये बजट खरा उतरा है। और सूरी जी, इससे पहले हमने देखा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, लेकिन उसको ऑन ट्रैक में आते आते अभी भी वक्त लग रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है। तो आपको लगता है कि इस बजट के साथ अब वो सारी चीजें साफ हो जाएंगी? नहीं, कुछ चीजें इन्होंने क्लियर किया है कि NEP में इस वक्त उन्होंने कहा है कि जॉब क्रिएशन और स्किलिंग इसका मेन मुद्दा है। अभी तक हम भटक रहे थे। 2023 में मुझे लगता है कि अब ये ट्रैक पर आ गया है। अब इसमें टीचर ट्रेनिंग वगैरह जो प्रारूप इसमें दिया गया है बजट में, वो काफी कुछ साफ कर देता है। हाँ, ठीक है। और सूरी जी, स्टार्टअप्स की अगर बात की जाए तो स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत बड़े ऐलान किए गए हैं और जब बात हो एजुकेशन की तो सभी को रहता है कि हम पढ़ाई ऐसी करें कि उसके बाद हम कुछ स्टार्टअप अगर करें तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। तो आपको लगता है ये स्टार्टअप्स, MSME में जो राहत दी गई है उससे जरूर युवाओं को या जो बच्चे हैं उनके लिए अब उनका फ्यूचर सुरक्षित रहेगा? हाँ बिल्कुल, स्टार्टअप्स के लिए काफी कुछ इसमें दिया गया है, जो 7 साल से 10 साल किया गया है। कुछ एग्जेम्पशंस हैं और इसके अलावा भी स्टार्टअप्स में एक अच्छी बात कही गई है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि आप पढ़ते पढ़ते भी स्टार्टअप अगर करते हैं तो आपको अटेंडेंस दिया जाएगा। ये सब अच्छी चीजें हैं। बिल्कुल। तो शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में भी इसे पॉजिटिव बूस्ट के तौर पर ही सूरी जी मान रहे हैं। हमारे साथ इंदौर से भी खास मेहमान जुड़े हैं, अर्थशास्त्री मनविंदर जी जुड़े हुए हैं। मनविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। सर, आपने भी बजट सुना, कैसा मान रहे हैं आप इसे? मेरे हिसाब से ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। उन्होंने बजट में, वित्त मंत्री जी ने बजट में उन सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करा है जो फ्यूचर के सेक्टर्स हैं। उन्होंने ग्रीन एनर्जी के ऊपर, उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करा है और उन्होंने इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के ऊपर ज़्यादा बात करी है। तो ये ग्रोथ को बढ़ावा, लॉन्ग रन में ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला बजट लग रहा है। तो आप सुन रहे थे मनविंदर जी को भी। मनविंदर जी ने कहा कि काफी अच्छा है, ग्रोथ के लिए काफी अच्छा है। मनविंदर जी, हमने देखा है कि कोरोना काल से भारत काफी जूझा है। इंडस्ट्रीज हो या कोई भी सेक्टर हो, काफी सेटबैक का उन्हें सामना करना पड़ा। तो आपको लगता है जितने भी सेटबैक थे इस बजट के बाद वो पीछे रह जाएंगे और वाकई जो आजादी का अमृत काल हम कर रहे हैं, ये अमृत जरूर निकला है आज के बजट से? आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए, कल के इकोनॉमिक सर्वे में ही सरकार ने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि जो कोविड का इम्पैक्ट था, हम उससे पूरी तरह से इकोनॉमिकली रिकवर हो चुके हैं। यानी जो GDP का लॉस हुआ था वो हमने कवर अप कर लिया है और अब यहाँ से हम जो 2019 ईयर के हिसाब से हमारी ग्रोथ चल रही थी, GDP का वैल्यू था, उसके ऊपर से अब हम ग्रोथ करेंगे इन द रेंज ऑफ 6.8 से 7% के बीच में। तो इंडियन इकोनॉमी अब दोबारा से अपने ग्रोथ रिफॉर्म पर आ गई है, ग्रोथ ट्रैक पर आ गई है। तो इसका पिकल डाउन इफेक्ट आएगा और कॉर्पोरेट्स और आम जन की इनकम में इसका जरूर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। रविंद्र ब्रह्मे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, आप किस तरह से देख रहे हैं आज के इस बजट को और जो सबसे बड़ा ऐलान किया गया है कि अब 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री रहेगी, इसका कितना असर आप देखते हैं अर्थशास्त्री के तौर पर? जी, पहले हम लोग पूरा जो ओवरऑल इम्पैक्ट है बजट का जो घोषणा की गई है, तो पहला तो साइज ऑफ द बजट को बढ़ाया है, लगभग 12% से ज़्यादा साइज ऑफ द बजट बढ़ा है, जो कि सही है। और ये साइज बढ़ने के साथ साथ जो है इन्होंने जो डेफिसिट है उसको नियंत्रण में रखा है। तो ये एक 2 बजट की पॉजिटिव बात है।
इसके साथ हालांकि जब वित्त मंत्री अपना भाषण दे रही थी और उन्होंने 5 बातों में जो फोकस किया था, उसमें सबसे पहले इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की थी और सेकंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात करी थी और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी थी। पर यदि देखेंगे तो इसका ज़्यादा फोकस जो सेकंड नंबर में था वो पहले नंबर पे होना चाहिए, ऐसे मैं समझता हूँ, क्योंकि ज़्यादा फोकस इन्वेस्टमेंट और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बढ़ाने का और जो उसके साथ साथ जो निजी निवेश उससे बढ़े, जो क्राउडिंग इफेक्ट बोलते हैं कि यदि सरकार खर्च कर रही तो निजी व्यक्ति भी खर्च करके जो है उद्योग धंधे लगेंगे, उससे इन्वेस्टमेंट होगा। और साथ ही साथ ये जो है कि इस इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने कुछ जो कस्टम ड्यूटी है उन्होंने जहाँ ज़रूरी था वहाँ पे उसको छूट दी है। जो कुछ इंडस्ट्री अच्छी काम कर रही हैं, जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव से जुड़ी हुई इंडस्ट्री हैं, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट जो कम हो रहे थे और हम इंपोर्ट बढ़ा रहे थे और एक्सपोर्ट मार्केट में भी वो वहाँ पे फॉरेन में डिमांड नहीं है क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से स्टैग्फ्लेशन है। तो ये इकोनॉमी को एक बूस्ट करने वाला बजट है और इसीलिए आप देखेंगे कि यदि जो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपको जो है आपके जो स्टॉक एक्सचेंज है उससे अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा, क्योंकि काफ़ी 32% का इन्हांसमेंट आपका है और लगातार 3 सालों से पूरा जो फोकस गवर्नमेंट का है कि किस प्रकार से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए, चाहे रेलवे हो या नए एयरपोर्ट जो बनाने की बात है या हेलीपैड बनाने की बात है, तो और सड़कों पर, तो ये चीज़ें इन्होंने बढ़ाई हैं। और फिर भी और ज़्यादा बात ये इन्होंने कही है कि हम ये जो टारगेट ओरिएंटेड रहेगा कि हम किस प्रकार से वृद्धि हो रही है वहाँ पे ये देखा है। एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए इन्होंने बढ़ाया कि जो 50 साल के लिए लोन या इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं उसके लिए कि सरकार डिफरेंट स्टेट जो है उससे लोन ले सकती हैं और पर वो जो पैसा लेंगी 0 इंटरेस्ट पे उसको उन्हें जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कुछ उन्होंने उसमें शर्तें भी लगाई हैं कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो राज्य सरकारों के लिए फिर से उसको 1 साल के लिए आगे बढ़ाया कि अब 0% पे आप ले सकते हैं, 50 साल के लिए लोन ले सकते हैं। तो ये पूरा यदि आप देखेंगे, पूरी चीज़ को यदि एनालिसिस करेंगे तो ये रहेगा कि हम किस प्रकार से देश की आय को बढ़ाएं, जिस प्रकार से हमारी इनकम बढ़े, इस पे ज़्यादा फोकस है कि स्टेबिलिटी के साथ और जो है समावेशी विकास को लेते हुए किसानों के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे बात हो रही थी, एक इन्होंने जो है एक फंड वहाँ पे बनाया है जो नए स्टार्टअप को जो है फंडिंग करेगा। और पूरा बेस ये है कि आगे जो इकोनॉमी बढ़ेगी वो इन्होंने कहा कि हमारी टेक्नोलॉजी बेस और नॉलेज बेस इकोनॉमी होगी, आगे बढ़ेगी और हमारी जो ग्रोथ होगी वो ग्रीन ग्रोथ को नाम दिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है, क्योंकि इनका 5th जो ऑब्जेक्टिव भी था कि हम किस प्रकार से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी पूरी हमने कहा है कि हम 0 एमिशन की जो नीति पे हम आएंगे, हमारे यहाँ से जो है ज़्यादा ये जो है कार्बन उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, उसके लिए तमाम देश में हाइड्रोजन। और बिल्कुल रविंद्र जी, हमने देखा है कि कई बड़े मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कहा था कि हमें एनवायरमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है और शायद उसका कुछ ना कुछ असर आज के इस बजट में भी हमें जरूर देखने को मिला है। एक बार फिर से रुक करते हैं, भोपाल का अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत सारे ऐलान किए गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि कहीं पर कोई चूक या कुछ मिस कर गई हो केंद्र सरकार आज के इस बजट में? बीइंग प्रवक्ता आप हैं भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो आपको क्या लगता है अगर कुछ मिस वाले कोई पॉइंट हो अगर तो? देखिए अभी बजट अभी रिलीज हुआ है और उसको और भी स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बजट जो है अप टू द मार्क है और इसमें सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई है। और आप ये देखें कि एक आज जैसा भी हमारे पूर्व वक्ता जो बात कर रहे थे, तो एक प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन किया था स्वच्छता के रूप में। तो आज स्वच्छता, इंदौर स्वच्छतम शहर है, भोपाल स्वच्छतम कैपिटल है, तो कहीं ना कहीं एक आंदोलन के रूप में हम लोगों ने ये काम किया सभी भारतवासियों ने और स्वच्छता का मिशन किया। आज इको फ्रेंडली मेजर्स की बात हो रही है, 0 कार्बन की बात हो रही है, ग्रीन इकोनॉमी की बात हो रही है और कहीं ना कहीं हम लोग पूरे दुनिया में संदेश दे रहे हैं कि इंडिया जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ साथ कैसे इको फ्रेंडली मेजर्स अपना के कैसे पॉल्यूशन कम से कम हो, इसको भी लिए भी हम मेजर्स ले रहे हैं। आज G20 समिट की हम प्रेसिडेंसी कर रहे हैं, इंदौर में इन्वेस्टर समिट हुआ, NRI सम्मेलन हुआ, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बेंचमार्क स्थापित कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी के लिए और मैं समझता हूँ सभी के लिए कुछ न कुछ दिया है। अब ये मुझे ऐसा लगता है कि सभी राज्यों में आने वाले समय में बजट आएगा तो वो लोग इस बजट से कैसे पॉजिटिविटी उठा रहे हैं, कैसे इस बजट की हेल्प लेके काम कर रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 9 राज्यों में इलेक्शन है, सेंटर ने अपनी जिम्मेदारी बहुत बड़ी पूर्णी
वाली, तो ये बहुत अभी स्टडी का विषय है कि क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा था, एमएसएमई को अभी भी लगातार राहत प्रदान की गई है, क्योंकि एमएसएमई इस इकोनॉमी का 33% अंशदान एमएसएमई का है। 12 करोड़ रोजगार जो है एमएसएमई जनरेट करता है। तो कहीं ना कहीं इस वर्ग को राहत देना बहुत अति आवश्यकता है। कोविड के बाद भी 100% हम लोग संभले नहीं है, राइज कर गए हैं, लेकिन आज ये बजट में जो प्रावधान रखे गए हैं, अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि ऋण गारंटी योजना में क्या क्या प्रावधान है। और मैंने जैसे कहा, ठीक है अजय जी, एक्सपर्ट्स के तौर पर भी आप यहाँ पर अपना सुझाव दे रहे हैं, कैसा आपने फील किया बजट को लेकर वो आपने बताया। अब थोड़ा पॉलिटिकल रिएक्शन भी ले ले, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, कन्हैया अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केदार जी, आप कैसा देख रहे हैं? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां बजट दिया है। देखिए, निश्चित रूप से मैं पूरे देशवासियों को बधाई दूंगा और सबका सम्मान करूंगा कि बेहद खतरनाक बीमारी 2 साल 2.5 साल तक कोविड हम सबके बीच रहा, पूरा विश्व इससे परेशान रहा, सबकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, पर मेरे भारतवासियों ने जमकर इससे लड़ा और केंद्र सरकार मोदी जी सबके साथ खड़े रहे। और आज 25 वर्षों बाद, मैं राजनीति में लगभग 30 वर्षों से हूं, आज जब डिबेट में बैठा हूं, बातचीत के लिए बैठा हूं बजट के ऊपर, तो पहली बार सारे विशेषज्ञ एक राय से कह रहे हैं कि ये बजट देश को आगे ले जाने वाला है और बहुत अच्छा है। चाहे वो शिक्षाविद हो, चाहे अर्थशास्त्री हो, चाहे भोपाल के हो, चाहे रायपुर के हो, मेरा मानना है सबने एक स्वर में कहा है कि ये बजट देश को आगे ले जाने वाला है। और मैं इसके लिए पूरे भारत देशवासियों की तारीफ करूंगा, प्रशंसा करूंगा कि इन्होंने बड़े मुश्किल में भी रहकर और संयम के साथ काम लेकर देश को आगे बढ़ाया है। केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री, इनके साथ खड़े रहे। और हम अगर बात करें विदेशी मुद्रा भंडार की और सोने के भंडार की, तो ये 2 सालों में भी देश ने उसे गंवाया नहीं। 2014 में अगर हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार 304 अरब डॉलर का था, तो आज हमारे पास 562 अरब डॉलर का है। ये 2 साल के कोविड में कहीं गया नहीं और देश लगातार आगे बढ़ता रहा। हम चौथी विदेशी मुद्रा के मामले में विश्व में 4थे स्थान पर हैं और सोना संग्रहण के मामले में पूरे देश विश्व में 90वें स्थान पर है। तो निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 8 वर्षों में स्थायित्व के साथ, मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, स्थायित्व के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। नहीं तो हमने देखा है कि फ्लक्चुएशन लगातार आया, कभी तो सोना भी गिरवी रखना पड़ा और विदेशी हमारे पास मुद्रा का भंडार भी कम से कम हो गया। और इन 2 साल की विपरीत परिस्थितियों में इस बजट में सबसे बड़ी बात जो सभी विशेषज्ञ भी कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जब होता है तो उससे रोजगार भी मिलते हैं और मैन्युफैक्चरिंग जितने भी उद्योग हैं जो लोहा बना रहे हैं, सीमेंट बना रहे हैं, उन सब का भी प्रोडक्शन बढ़ता है और परचेसिंग बढ़ती है। मैं समझता हूं 2 लाख 1 सेकंड और खाली बस रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन में जो पैसा दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देश को चलने की और आगे बढ़ने की जितनी व्यवस्थाएं होंगी ना, देश उतना तेजी से बढ़ेगा। भारत के लोग काम करना चाहते हैं और सुविधाएं चाहते हैं। इस बजट में सुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। 2 लाख 40,000 करोड़ रुपए रेलवे को दिया है। ये कहा जाए कि केदार जी बहुत खुश हैं आपके आज के जो बजट आया है, बहुत पॉजिटिव आप इसे मान रहे हैं। अब कृषि के क्षेत्र में क्या है ये बजट, कितना खास है ये भी समझ लेते हैं। कृषि विशेषज्ञ मितुल कोठारी जी जुड़े हुए हैं। मितुल जी, कई बड़े ऐलान कृषि और स्टार्टअप्स को भी लेकर के किए गए हैं कि अब एग्रीकल्चर फंड की स्थापना की जाएगी, नेचुरल फार्मिंग के लिए मदद की जाएगी और बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स के भी बारे में कहा गया। इन तमाम फैसलों को आप कैसे देखते हैं और अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा? आज का जो बजट है वो पूरा कृषि को समर्पित बजट है। इसमें जिस प्रकार से इन्होंने घोषणाएं की है, तो प्री सेशन में भी हमारी चर्चा हुई थी, तो हमने उस समय भी कहा था कि एग्रीकल्चर प्लस टेक्नोलॉजी, इन दोनों का समावेश होना चाहिए। और आज के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की है कि एग्रीटेक कृषि स्टार्टअप्स पे हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे और इसके लिए एक डिजिटल एक्सीलरेटेड फंड उन्होंने घोषणा की है। साथ ही मेरे सेकंड मैंने बताया था मिलेट्स के ऊपर, तो इसके लिए मिलेट्स मिशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया है और मिलेट्स पे भी इन्होंने घोषणा की है। तो जो मोटा अनाज वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत मना रहा है, तो उस पे भी उनकी घोषणा हुई है। और कृषि एक्सीलरेटेड फंड जो उन्होंने घोषणा की है, इसमें युवाओं को जोड़ने की बात की है, स्टार्टअप्स की बात की है। तो देश का युवा जो है नवाचारी युवा है आज के समय में, तो निश्चित इसमें युवाओं को रोजगार भी मिलेगा,
नए युवा जो है कृषि क्षेत्र से जुड़ेंगे, स्टार्टअप्स के माध्यम से जुड़ेंगे, किसानों का जो भी प्रोडक्शन है वो स्टार्टअप्स के माध्यम से अच्छी कीमतों में बिकेगा। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे उन्होंने बात की है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से भी मैं ये मानता हूं कि सीधा लाभ किसानों की उपज को होता है, उनके प्रोडक्ट, उनके प्रोड्यूस को मार्केटिंग अच्छे से वो कर पाते हैं, तो इसका भी लाभ किसानों को मिलेगा। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा बजट कृषि को समर्पित है। किसी भी प्रकार का उन्होंने कोई भी, अभी डिटेल में और एक बार देखूंगा, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है कि जो खाद सब्सिडी थी वो यथावत बनी हुई है। पीएम किसान योजना पे इन्होंने बढ़ोतरी की है, और जो प्रधानमंत्री आवास निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए उसके भी बजट में 10,000 करोड़ से अधिक की जो वृद्धि की है। यानी मितुल जी, ये कहा जा सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपकी तरफ से तो यहाँ पर मतलब थम्स अप ही मिल रहे हैं आज के इस बजट को। जी, मेरी तरफ से डबल थम्स अप है, क्योंकि पूरे भारत के किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं कि कांग्रेस कितने थम्स अप देती है। कन्हैया अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। कन्हैया जी, कांग्रेस के लिए बजट कैसा रहा? देश की अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए, आप कितने नंबर दे रहे हैं 10 में से इस बजट को? देखिए, नंबरिंग और जो विशेषज्ञता दोनों मेरे पास नहीं है। हाँ। ना तो मैं अर्थ विशेषज्ञ हूँ, ना कृषि विशेषज्ञ हूँ, ना शिक्षा विशेषज्ञ हूँ, लेकिन जो सामान्य तौर पर हम लोग देखते हैं, हाँ। बजट से आम व्यक्ति को क्या लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है। कृषि की बात हो रही थी, मैं सुबह ही जो है न्यूज चैनलों पर एक बड़े किसान नेता को देख रहा था। वो स्पष्ट रूप से उन्होंने उस समय जो निराशा जाहिर की थी वही बजट में आई है। यदि एक किसान जो किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए जो है दिल्ली में 1 साल तक के आंदोलन करते हैं, पंजाब में आंदोलन करते हैं और पूरा देश आंदोलनरत होता है, वो किसान आपकी घोषणाओं से सहमत नहीं है, आपकी घोषणाओं से उत्साहित नहीं है, इसका मतलब कृषि क्षेत्र को वो लाभान्वित होता नहीं देख पा रहे हैं। साल किसानों की आय दुगनी करने का मामला था, हम उसमें कहीं दूर तक भी छू नहीं पाए हैं। उनको जो 6,000 रुपए की किसान जो प्रधानमंत्री निधि दे रहे थे, उस निधि में बढ़ोतरी 8,000 तक होगी ऐसी उम्मीद थी, वो शायद नहीं हुई है। मैं कंफर्म नहीं, क्योंकि अभी भाई साहब कह रहे थे कि बढ़ गई है किसान न्याय योजना, तो इस दृष्टिकोण से, किसान नेता की दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं कि वो नहीं है। और मूल बात यह है कि महंगाई, देश का एक एक व्यक्ति, खास तौर पर निम्न वर्गीय व्यक्ति, निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति, वो महंगाई से बुरी कदर त्रस्त है। जो आज 25 साल और 70 साल सारी बातें होती है, 465 रुपए एलपीजी सिलेंडर का दाम था 2014 में, वो आज 1100 के लगभग हो गया है। जब $145 प्रति बैरल कच्चे तेल का कीमत थी, वो $39 से होकर के $80 तक आई है, तब पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार हो चुके हैं। इस महंगाई में अभी मैं आज ही आंकड़े देख रहा था कि जब $1 कच्चे तेल का प्रति बैरल का रेट घटता बढ़ता है, तो 45 पैसे प्रति लीटर का कम ज्यादा होता है। वो रोज हो रहा था, आज 50 पैसा बढ़ा, आज 90 पैसा बढ़ा, लेकिन इतने दिनों में जो कम हुआ, इसमें 15 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए थे पिछले 6 महीने में, लेकिन 15 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल के दाम कम होने के बजाय उस पर एक्साइज और लाद दिया गया है। तो ये सीधे तौर पर जो आम जनता को प्रभावित करने वाली बात है। महंगाई, किराना में जो है महंगा है, आज हम लोग अनाज महंगा है, तो वो जो चीजें हैं उसको कहाँ कम होना चाहिए था, उस पर बजट में क्या सीधा प्रभाव पड़ेगा ये विशेषज्ञगण बता पाएंगे। तो जो लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो वर्ग लाभान्वित हुआ है। व्यापार जहां तक बात है, अभी मेरी केदार गुप्ता जी से ही बात हो रही थी, छोटा, एक पुरानी कहावत भी एक है, छोटी मछली को बड़ी मछली निगल लेती है। छोटा व्यापारी लगातार हतोत्साहित हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार लगभग समाप्त होने के कगार पर है, और जो बड़े जो हैं, जो क्योंकि जैसा होता है ना, प्रति व्यक्ति आय 1,97,000 प्रति व्यक्ति आय, लोगों को आंकड़ों के हिसाब से 1 लाख पर वो जो नीचे का व्यक्ति है, जो 1,000 रुपए 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति नहीं कमा पा रहा है, उसको 1,97,000 प्रति व्यक्ति आय का व्यक्ति बना दिया जाता है आंकड़ों के आधार पे। लेकिन वो किस हैसियत में है, उसकी क्या जरूरतें हैं, वो महंगाई की मार से किस तरह जूझ रहा है, उस पर जो है कोई अर्थशास्त्री, कोई विषय विशेषज्ञ चर्चा करने को तैयार नहीं होता। बिल्कुल, हमारी कोशिश यही रहेगी कन्हैया जी, क्योंकि यही कहा जाता है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचे। उस अंतिम व्यक्ति तक राहत या विकास पहुंच रहा है नहीं, इसलिए इतना बड़ा पैनल हमने IBC 24 ने सुबह भी, आज बजट के पहले प्री बजट हमने चर्चा की, जब बजट आया उसकी भी पूरी हाईलाइट्स हमने बताई, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बजट का कितना असर है उसके लिए भी खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इंदौर से भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, मनिंदर जी, भोपाल से भी अजय जी ने
लगातार हमें ज्वाइन किया हुआ, इन्होंने भी बारीकियां हमें समझाई कि आज का बजट क्या कहता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आज जो बजट का ऐलान किया गया है उसकी सबसे बड़ी हाईलाइट्स क्या रही। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। तो आज की हाइलाइट्स आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी जो आज की हाइलाइट रही वो यही कि आयकर में छूट का ऐलान किया गया है। नए टैक्स स्लैब छूट की सीमा 7 लाख तक कर दी गई है, यानी कि अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपए है तो अब आपको टैक्स पे नहीं करना होगा। 5 लाख पहले ये सीमा थी, अब इसे बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है। रेलवे सेक्टर के लिए भी बहुत बड़ा ऐलान, 2.5 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है, यानी कि एक नया बूम अब हम रेलवे सेक्टर में भी देखेंगे। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 70,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। आम बजट 2023-24 की हाइलाइट्स हम आपको बता रहे हैं। इस साल रेलवे के लिए रिकॉर्ड बजट का ऐलान किया गया है। जाहिर सी बात है, नई जॉब क्रिएट होंगे, कई लोगों को राहत मिलेगी। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि साल 2013 से 9 गुना ज्यादा रहा है ये रेलवे बजट। और जो अब तक का सबसे बड़ा ऐलान है आज के इस बजट में, वो सबसे बड़ा हाईलाइट आयकर में छूट का ऐलान किया गया है। निर्मला सीतारमण ने आयकर में छूट का ऐलान किया जब वो अंतिम दौर में थे अपने इस भाषण को देने में। उस दौरान उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान किया कि नए टैक्स स्लैब छूट की सीमा अब 7 लाख रुपए तक कर दी गई है। आयकर छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी राहत है, यानी कि आपकी इनकम अगर 7 लाख रुपए तक की है तो अब आपको टैक्स नहीं देना होगा। देश का बजट पेश हो चुका है, आम बजट सबके सामने है, कई बड़े ऐलान किए गए, कितनी राहत है, कितना इस बजट का असर रहेगा, पूरी चर्चा हम कर रहे हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं संसद, क्योंकि एक के बाद एक पॉलिटिकल रिएक्शंस भी अब सामने आने लगे हैं। Questions. There was no mention of Manrega. What are we going to do about the poor rural labor? There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. So there are a number of questions still. There's some good things in the budget, I don't deny that. And I certainly found myself applauding when they created a new digital library for children around the country. All these are good things. But there are still some fundamental questions that remain to be answered. Dr. Tharoor, on a scale of 1 to 10, how much are you especially the announcement? तो शशि थरूर को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी रिएक्शन दिया है आज के इस बजट पर। और IBC 24 पर लगातार आप मेगा कवरेज देख रहे हैं कि इस बजट का देश के ऊपर कितना असर होगा, आम जनता के लिए कितनी बड़ी राहत लेकर आया है ये बजट। हर बारीकी से हम चर्चा कर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में चेतन तरवानी जी भी जुड़ गए हैं, सीए हैं ये। इनसे भी पूरी समझने की कोशिश करेंगे कि आज का ये जो बजट आया है और जो टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं उसका कितना असर होगा, उसे भी हम बारीकी से जरूर समझेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि कन्हैया जी ब्रेक में जाने से पहले बोल रहे थे कि आम जनता को जिससे सीधे राहत मिले, महंगाई से राहत मिले, वो इस बजट में कुछ समझ नहीं आया है। तो मैं केदार जी से इसका जरूर जवाब चाहूंगी। केदार जी, महंगाई से राहत अभी भी कन्हैया जी को नहीं लग रही है कि मिल पाएगी इस बजट के बाद? देखिए, बहुत स्पष्ट है आपके घर में पैसा कैसे बच रहा है, किस रूप में बच रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा क्या किया कि टैक्स पे स्लैब को बढ़ाया, इनडायरेक्ट लोगों से वसूली की और कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने का प्रयास किया। ये सरकार जब से आई है सीधा आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की तरफ ध्यान दे रही है और उसके कारण हमारी परचेस कैपेसिटी बढ़ी है। आप देखें, अगर टैक्स के स्लैब को बढ़ा दिया गया, 3 लाख रुपए में 0 टैक्स हो गया और उसके बाद 3 लाख से 6 लाख तक आपको 5% देना है, उसके बाद 15 लाख 9 लाख से 15 लाख तक सिर्फ 15% टैक्स है, तो मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी राहत है और इससे देश का आत्मविश्वास फिर से आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भरता की बात, स्वावलंबन की बात जो हर प्रोजेक्ट में की जाती है वो कहीं ना कहीं इसमें फलीभूत होती हुई दिख रही है। मैं फिर से कहूंगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने फंड रिलीज किया है वो मैं आज तक के बजट, भारत की आजादी के बाद से आज तक का बजट अगर आप देखेंगे तो रेलवे के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा बजट है जो एक आधुनिक भारत के निर्माण के लिए अति आवश्यक था, जो पिछले 8 वर्षों से लगातार 100 लाख करोड़ से ज्यादा इस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8 वर्षों में दिया है और आगे भी देती रहेगी। इस बजट से बहुत स्पष्ट है। मैं बोलूंगा कि इंपोर्ट ड्यूटी जिन जिन चीजों में बढ़ाई है, अब मोबाइल है, सारे मोबाइल वीवो हो, एप्पो हो, यही लोग मतलब गांव-गांव तक लोग खाली 2 ब्रांड के नाम जानते थे। आज भारत उस पर आत्मनिर्भर हो गया है। 19 लाख पहले बन रहे थे, आज कई
करोड़ यूनिट से ज्यादा हम मोबाइल बना रहे हैं और उसमें 2.5% इंपोर्ट ड्यूटी कम की है, जिससे वो इंडस्ट्री और आगे बढ़े और हमारे लोगों को रोजगार मिले। 5G के लिए गवर्नमेंट ने नई व्यवस्था बनाई है। तो मैं समझता हूं कि ये देश को आगे ले जाने वाली और आत्मनिर्भर, स्वावलंबन और परचेस कैपेसिटी कैसे बढ़े, आप कैसे ज्यादा पैसे कमा सके, कैसे स्थायित्व प्रदान हो सके, इसकी चिंता की है। जहां तक महंगाई का सवाल है, 8% से ज्यादा पूरे विश्व में महंगाई की दर है। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने और भारत की जनता में बार बार कहता हूं, उसको लिए साधुवाद देता हूं देश की जनता को कि बिना देश की जनता के परिश्रम के, बिना संयम के हम इस भारी संकट से नहीं उबर सकते थे। आज अगर उसमें उबरे हैं तो केंद्र सरकार के ऊपर देश की जनता का बड़ा विश्वास है और जनता ने पूरे संयम के साथ देश को आगे बढ़ाया है। को भी हम जरूर सुनेंगे कि उनका क्या कहना है कि महंगाई से राहत की मांग कर रही थी कांग्रेस लगातार कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाए और फिर उसके बाद पैरेलली जो दूसरे दाम है वो भी जरूर घट जाते हैं, महंगाई जरूर कहीं ना कहीं कम होती है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं उसके बारे में भी हम जरूर उनसे जानेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया था तब टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में उन्होंने बारीकी से समझाया। आइए आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. तो पैसे मेहनत से कमाने वाले हैं, उन सबों को टैक्स का जो सुविधा मिला है उसके कारण से आम आदमी को, मध्यम वर्ग को, सभी को बहुत लाभ होगा। People are in a distress mood. They did not have there is no income for the people. Then how can you tax? How can they benefit by hiring these taxes? हमारे दो भूतों की भाषा में जो लोग कहते हैं, हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। आप हाईएस्ट स्लैब जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। ये लोग समझ रहे हैं कि क्यों किया गया है और किन लोगों के लिए किया गया है। बाकी डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है, पेट्रोल पे कुछ नहीं बात हुई है। मिडिल क्लास को भी मदद है, सबको हर तरफ से कोई ना कोई दिया गया है। उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे। IBC 24 पर आप देश के बजट पर मेगा कवरेज देख रहे हैं। एक मेगा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। हर क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बारीकी से चर्चा कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि जो आम बजट आया है उसका आम जनता पर कितना असर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मिक्स्ड है, क्या है, पूरी आपको बारीकी से यहां पर हर एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ भोपाल से भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, विवेक पटैया जुड़ चुके हैं। जनता के बीच है ये, विवेक से भी जरूर हम बातचीत करेंगे। तो बजट बेहद निराशाजनक है। सामान्य रूप से अगर आप देखेंगे तो यथास्थिति कायम रखने वाली ये बजट है, इसके अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं है। चुनावी लाभ लेने की कोशिश की गई है लगता है। मुझे लगता है कि बहुत अधिक चुनावी लाभ का भी बजट उनको नहीं साबित होने वाला है, क्योंकि आपने गरीबों के लिए कोई नई योजना दी नहीं, नौजवानों के लिए आपने कोई नई बात कही नहीं, किसानों के लिए अतिरिक्त आय के साधन बनाने के संदर्भ में एक भी कुछ नई बात आपने कही नहीं। तो ये जो तीन बड़े वर्ग होते हैं इसको तो आपने वंचित रखा है, और महिला वर्ग तो वैसे भी आपके बजट से दूर है, क्योंकि लगातार महंगाई से अगर सबसे ज्यादा परेशान है तो हिंदुस्तान की महिलाएं परेशान हैं, और उसके कहीं सपोर्ट के लिए एक शब्द भी बजट में ऐसी बात नहीं कही गई है। वो कुछ बातें महिला सम्मान, महिलाओं के लिए कुछ निधि, किसानों के लिए कुछ फंड जारी किया जाएगा, ऐसी घोषणाएं हुई हैं। तो हमने तो कोरोना काल में देखा है, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने लगभग 20 लाख करोड़ के फंड की पैकेज की घोषणा की थी। दुर्भाग्य किसी के खाते में 20 नया पैसा नहीं आया। ये भी बजट में अगर की गई घोषणा ऐसी हो जाएगी, मुझे लगता है कि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। सर, रेलवे को लेकर 2.5 लाख करोड़ रुपया की राशि दी गई है बजट में। दो अलग अलग बातें हैं। रेलवे दो प्रकार से काम करती है।
एक तो माल भाड़ा को लेकर के रेलवे आय जनरेट करती है और दूसरा पैसेंजर्स को लेकर के सुविधाएं जनरेट करती है। ये जो पैकेज है इससे लोगों को लाभ क्या होगा, इसके संदर्भ में बजट की भाषण में शून्यता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ जिस प्रकार से, मैं अपने परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, हमारे यहाँ के लगभग 4 से 5 दर्जन ट्रेनें लगातार रद्द की गई और आज तक वो चालू नहीं हो पाई हैं। उस संदर्भ में कुछ नहीं है। तो हमें लगता है रेलवे को भी आय सृजित करने के संदर्भ में बजट का प्रावधान किया गया है। लोगों को सुविधाएं देने के संदर्भ में बजट की भाषा मौन है। पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई और ये कहा गया है कि कृत्रिम खाद को छोड़कर जो प्राकृतिक खाद है उसे बढ़ावा दिया जाए। मैंने कहा ना, पीएम प्रणाम योजना नामकरण अभी केंद्र सरकार के बजट ने किया है। छत्तीसगढ़ ने तो 25 लाख क्विंटल ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट खेतों में पहुंचा चुके हैं और जो ये योजना है उसका आशय ही है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जिस भाषा का उपयोग किया कि गोबर और गोमूत्र भी आय का जरिया बनेगा। आपने कहा ना, केमिकल फर्टिलाइजर से दूर करने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और नेचुरल खेती को बढ़ा। तो छत्तीसगढ़ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को आप सुन रहे हैं। उन्होंने इस बजट को बेहद निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि ना महिलाओं के लिए इस बजट में कुछ है, ना ही किसानों के लिए कुछ है और एज एक्सपेक्टेड कि कांग्रेस को यही लग रहा है कि इस बजट में कुछ भी नहीं है, राहत नहीं। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकली फायदा भी नहीं होने वाला है इस बजट का। इस पे भी जरूर चर्चा करेंगे। इस वक्त चेतन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन जी, नए टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। जो पहले 6 थे वो से 5 कर दिया गया है और अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख है तो आपको टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना होगा, आपकी इनकम टैक्स फ्री रहेगी। लेकिन जो टैक्स में स्लैब में बदलाव किया गया है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेरे को है, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ और शायद आम जनता भी नहीं समझ पा रही हूँ। तो आप उन्हें जरा सरल भाषा में समझाइए कि अब नए टैक्स स्लैब में क्या मिल रहा है जनता को। जी, सबसे पहले मैं ओवरऑल बजट की बात करूं तो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कल पेश की गई जिसमें बताया गया कि जीएसटी में जो कलेक्शन है वो अप्रैल से दिसंबर तक 13.4 लाख करोड़, जो कि लगभग 24.8% ज्यादा है। और जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन थे वो 70 लाख से 140 लाख पहुंच गए हैं। मतलब जीएसटी में उम्मीदों से ज्यादा कलेक्शन आ रहा है। तो सरकार की जो मंशा दिख रही है इनकम टैक्स कम लिया जाए और इसलिए उन्होंने एक बहुत अच्छा बदलाव किया। क्योंकि हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, मतलब गरीब कम टैक्स दे और अमीर ज्यादा टैक्स दे। तो 7 लाख तक तो जीरो टैक्स, बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा। इवन अगर आपकी 8.5 लाख इनकम है और आप LIC की छूट लेते हो, उसके बाद आपकी नेट इनकम 7 लाख बचती है तो 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब आपका प्रश्न ये आएगा कि जो स्लैब बताया गया है उसमें 0 से 3 0% और 3 से 6 में 5% बोल रहा है। तो वो 5% क्या? तो मैंने बताया प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, मतलब अगर 7 लाख तक इनकम है आपको तो टैक्स देना ही नहीं सरकार को। लेकिन जहां आपकी 7 लाख 100 रुपया हो जाती है तो आपकी लिमिट वापस 3 लाख तक आ जाती है, फिर आपको छूट नहीं मिलेगी 7 लाख तक। अगर आप ज्यादा इनकम अर्न करते हो, 7 लाख से ज्यादा अर्न करते हो, तो आपको ये जो 7 लाख तक छूट मिल रही है आपको नहीं मिलेगी। फिर आप नॉर्मल स्लैब रेट में आ जाओगे जिसमें सिस्टम है कि 0 से 3 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा और 3 से 6 में 5%, फिर 10%, फिर 15%। और सरकार ने इसमें एक और बदलाव किया है, जो ज्यादा अर्न करते हैं उनके लिए भी रिबेट दिया है। पहले लगभग 37% सरचार्ज था जिसको कम करके 25% कर दिया गया, जिनकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है। मतलब सरकार उनकी तरफ भी ध्यान दे रही है जो ज्यादा अर्न कर रहे हैं। इवन जो टैक्स मैक्सिमम टैक्स रेट होता था सरचार्ज मिला के 41%, वो लगभग 39% है। और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मैं पिछले 5, 7, 8 साल से देख रहा हूं कि जो लीकेजेस हुआ करते थे ब्लैक और व्हाइट का, वो काफी कम होते जा रहे हैं। अब लोगों के पास ब्लैक मनी अर्न करने के सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। और दूसरा, कैश पेमेंट भी कंट्रोल किया जा रहा है। कैश पेमेंट पर देखिए एक नया प्रोविजन आया है कि लोग पहले खाता बही रखते थे, वो खाता बही को बंद करने के लिए पिछले 8 सालों से प्रोविजन आया था 44 AD करके आप 8% टैक्स पटाओ, 8 और 6% आपको खाता बही रखने की जरूरत नहीं। वो पहले लिमिट थी 50 लाख, फिर 1 करोड़। ठीक है चेतन जी, आपकी बात को मैं आगे भी जरूर सुनूंगी। इस वक्त स्मृति ईरानी जी कुछ कह रही हैं, उनको भी सुन लेते हैं। बल्कि साथ ही साथ फ्यूचर ऑफ इंडिया को बिल्ड करने का जो बजट है उससे भारत प्रफुल्लित है, भले ही विपक्ष नाराज हो।
चलिए चेतन जी, आपने भी सुना स्मृति ईरानी जी को कहा फ्यूचर ऑफ इंडिया को बिल्ड करने की बात कही जा रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ना किसानों के लिए कुछ है, ना महिलाओं के लिए कुछ है। हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं इस वक्त भोपाल से और कुछ जनता भी उनके साथ मौजूद है। विवेक, पूछिए जरा जनता से कि इस बजट को लेकर के उनका क्या रिएक्शन है, और महिलाओं अगर कोई आपके साथ वहां पर मौजूद है तो उनसे भी जरूर पूछिए कि उनको ये बजट कैसा लग रहा है। देखिए, बजट आ चुका है और जिसका साल भर लोगों को इंतजार होता है, क्योंकि बजट से ही घर चलता है, बजट से ही जीवन चलता है, और बजट यदि बिगड़ जाए तो जीवन पटरी से उतर जाता है। मेरे साथ बहुत सारे कर्मचारी जगत के लोग हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि बजट आ चुका है, क्या लगता है बजट आप लोगों के लिए, और आप चूंकि कर्मचारी भी और एक परिवार के मुखिया भी है, तो दोनों लिहाज से बजट कैसा आपके लिए? अब बजट में कुछ बातें बताई गई है कर्मचारियों के संबंध में, जैसे कि बताया गया है कि इनकम टैक्स के जो स्लैब है वो बढ़ाया गया है, लेकिन उसमें भी दो बातें आ रही है। उसमें दो बातें ये आ रही है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि 7 लाख तक शायद इनकम से छूट दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि 3 से 5 लाख तक 6 लाख तक 5% और 6 से 9 लाख तक फिर 10% है। तो अभी वो विस्तृत उसके जब तक स्पष्ट नहीं होता तो स्लैब में क्या बढ़ोतरी हुई है माना नहीं जा सकता। दूसरी तरफ जहाँ तक परिवार के मुखिया होने की ताल्लुक की बात है तो गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई हर तरफ, दूध के दाम बढ़ गए, सब बढ़ गए। तो कर्मचारी भी ये मान के चलता है कि एक ये ग्लोबल बजट जैसा बताया जा रहा है कि भारत के बजट को पूरा विश्व देख रहा है, तो कर्मचारी भी उसी निगाह से देख रहे थे कि उन्हें क्या सुविधा प्राप्त हो सकती। ये स्क्रैप पॉलिसी की, जिसमें शासकीय वाहनों का स्क्रैप करके 15 साल पुराने वाहनों को और नए वाहन खरीदने की परमिशन दी जाएगी, और उसमें केंद्र सरकार खुद मतलब राज्यों की मदद करेगी, यानी कि पैसा देगी उनको उस पॉलिसी के लिए। उसी तरह हम ये चाह रहे थे कि जो हमारी एनपीएस की मांग थी, कि जो पुरानी पेंशन वाली मांग थी, अगर सरकार ये सोचे कि उसमें कितनी सहायता राज्यों को दी जा सकती, तो हमारी ये 2005 के जितने कर्मचारी हैं उनको एक ये बहुत बड़ी राहत होती सरकार की तरफ से। तो कुल मिलाकर बजट पे अभी तुरंत विश्लेषण करके प्रतिक्रिया देना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि अभी बजट की बहुत सी बातें 2-3 घंटे में क्लियर होगी। परंतु जो इनकम टैक्स की स्लैब की बात थी और जो पेंशनरों को महंगाई भत्ते की बात है, ये है, तो इन बातों पर सरकार अगर ध्यान दे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि कर्मचारी भी सरकार का ही एक अंग है। और अंग, हाँ, एक आप लोगों के घर में सिलेंडर है, पहले 500 का था, अब 1000 का हो गया है, उम्मीद थी आप लोगों की वित्त मंत्री से कि इसके रेट कम होते हैं? देखिए, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है और जितने भी फैमिली हैं उनके सब परिवारों को ये उम्मीद थी कि भले इनकम टैक्स की स्लैब बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन कम से कम जो महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई, चाहे गैस के दाम बढ़ गए हो, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हो, डीजल के दाम बढ़ गए हो, दालों के दाम बढ़ गए हो, सब्जियों के दाम बढ़ गए हो, इन सब में कमी होनी चाहिए। ये तब तक नहीं होगा जब तक इन पे लगाया जाने वाला टैक्स, इन पे लगाए जाने वाले कर कम नहीं होंगे। इसलिए चाहिए कि सभी लोग ये उस उम्मीद से थे कि महंगाई कहीं ना कहीं कम होगी, पर लेकिन महंगाई कम नहीं हुई है, बढ़ती जा गई। ये एक बड़ा दुख का कारण है। घर के मुखिया के नाते बजट को कैसा देखते हैं आप? घर के अगर बजट को कर्मचारी के नजरिए से देखा जाए या एक व्यवसायी के नजरिए से देखा जाए तो दोनों में फर्क है। व्यवसायी को जो भी घर का खर्चा चलाना होता है उनके लिए उनके पास ऑप्शन होते हैं, लेकिन कर्मचारियों को एक सीमित आय के अंदर, संसाधनों के दौरान के अंदर ही अपना कार्य और खर्चा चलाना पड़ता है। सरकार का जो बजट है कर्मचारियों के लिए, अभी तो पूरा डिटेल मैंने देखा नहीं है, लेकिन जहां तक समझता हूं कि कर्मचारियों के लिए उसमें कोई ऐसा स्पेशल बेनिफिट्स नजर नहीं आ रहा है जिससे कि कोई हम करें। बाकी अभी हालांकि मध्य शासन का बजट आना शेष है, तो उसमें उम्मीद करते हैं कि मध्य सरकार उस बजट के अनुरूप अपने कर्मचारियों को कुछ राहत देने का प्रयास करे। कम से कम प्रोफेशनल टैक्स खत्म कर सकती है। इनकम टैक्स का सिर्फ तो केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन और भी भत्ते जो हमारे, आपको उम्मीद मध्य सरकार से? अब उम्मीद मध्य सरकार। भाई साहब, कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, कर्मचारियों के लिए और जो वर्तमान में काम कर रहे हैं 2005 के बाद, उनके लिए तो ये पूरी तरह निराशाजनक बजट है, क्योंकि पूरे लोग ये चाह रहे थे कि हम सब लोग उस सरकार का साथ देंगे जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम का कोई उन्होंने कहीं पे भी कोई बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है, ना कि एरियर्स जो बाकी है उसका प्रावधान किया है, ना कि जो भविष्य में जिस तरह से कार्यालय खाली हो रहे हैं बेरोजगारों के लिए नियुक्तियां देने का, उसका भी कोई प्रावधान नहीं किया है। पूर्णतः ये देखा जाए ये बजट कर्मचारियों के लिए और नए
युवाओं के लिए निराशाजनक है। भैया ये बताइए कि बजट कैसे देखते हैं, क्योंकि आप घर चलाते हो घर। बिल्कुल, तो भोपाल वासियों को हम सुन रहे हैं, ज्यादातर इनमें कर्मचारी हैं और उनका यही कहना है कि इनको उतना कुछ समझ नहीं आया है बजट, उतनी उम्मीदें ये लेकर के देख रहे थे बजट को, लेकिन बजट इनके तो समझ में नहीं आया और उनका यही कहना है कि पुरानी पेंशन जो लागू की जानी थी उसको लेकर के कुछ यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन टैक्स स्लैब में जरूर जो राहत दी गई है उसका विस्तृत जानकारी लेने के बाद ही चर्चा करने की बात कर रहे हैं और महंगाई से राहत की जो उम्मीद थी वहां कुछ मिलता हुआ इन्हें नजर नहीं आ रहा है। लगातार जनता के रिएक्शंस आ रहे हैं, पॉलिटिकली रिएक्शंस आ रहे हैं, वो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं, फिर चर्चा की तरफ आगे बढ़ेंगे। और केंद्र के बजट के हिसाब से चुनावी बजट नहीं है। 2014 से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बजट प्रारंभ हुआ और कोई भी बजट दूरगामी परिणाम देता है। आज का भी जो बजट है न केवल ये 1 साल के लिए बल्कि देश की भावी योजनाओं को तय करेगा। बहुत ही संतुलित बजट है और बेसिकली जो इंफ्रा में पैसा पंप इन हो रहा है उससे मैं समझता हूँ डिमांड बढ़ेगी और जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें भी काफ़ी बड़ा बजट उन्होंने इंक्रीज किए हैं। वो डायरेक्टली 200 ट्रेड को इम्पैक्ट करते हैं। इनकम टैक्स की स्लैब्स की काफ़ी समय से डिमांड हो रही थी, उसमें भी उन्होंने दिया है। महिलाओं को FD में इंटरेस्ट दिया है। एग्रीकल्चर के लिए बहुत फोकस है। मैं बजट को सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखूंगी, मात्र आज की प्रोनाउंसमेंट से मेरा ये मानना है कि आज के इस बजट में महिला का सम्मान बढ़ा, महिला के अपने सामर्थ्य की वजह से राष्ट्र का सामर्थ्य कैसे बढ़ेगा वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अनाउंसमेंट में विशेष रूप से उल्लेखित था। तो देखिए, लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं आज के इस बजट को लेकर के और IBC 24 भी लगातार मेगा कवरेज कर रहा है। एक मेगा पैनल आप मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं और एक बार फिर से मैं रुक करती हूं सूरी जी आपका। सूरी जी, शिक्षाविद हैं आप और आज का बजट भी आज आपने देखा और जो अभी आप कर्मचारियों को भी सुन रहे थे उनका कहना था कि जो महंगाई से राहत मिली थी वो नहीं मिली। तो आपको लगता है कि जो बजट आज का पेश किया गया है इसे अगर हम लॉन्ग टर्म के रूप में देखें तो आगे चल के शायद कुछ राहत आम जनता को मिल पाएगी क्या? हाँ, इस राहत में मेजर बिंदु जो दिख रहे हैं जो युवाओं की तरफ है वो तीनों को हमने अभी तक चर्चा की नहीं है। जैसे नेशनल अप्रेंटिस स्कीम जो इंडस्ट्री के साथ मिलके बनाया गया और 3 साल का है वो इसी साल उसका असर नहीं दिखेगा। उसमें 47 लाख युवाओं को आप स्टाइपेंड देंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विषय है जो युवाओं को बेरोजगारी से बचाएगा। दूसरा है कि स्किल इंडिया के 30 सेंटर भारत भर में बनाएंगे जिसमें हम अभी तक कारपेंट्री, इलेक्ट्रीशियन इसकी बात करते थे, AI, कोडिंग, मशीन लर्निंग इसकी बात करने लग गए। और तीसरी बात है कि ट्राइबल एरियाज में 3.5 लाख बच्चों के लिए 780 स्कूल बना रहे हैं जिसको हमने कहा एकलव्य मॉडल स्कूल। उसमें 40,000 करीब टीचरों का रिक्रूटमेंट होना है। इसका मतलब युवाओं के लिए ये बजट भरा हुआ है कि आगे चल के आपको इसका असर दिखेगा। ठीक है, मितुल जी, अभी आपने भी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को आपने सुना, उनका कहना था कि किसानों के लिए सिर्फ घोषणाएं होती हैं लेकिन उन तक कुछ पहुंच नहीं पाता है। कृषि विशेषज्ञ के नाते आज जो ऐलान किए गए, आज जो घोषणाएं की गई, आपको क्या लगता है इसका कितना इम्पैक्ट होगा? क्योंकि वाकई असर हम देखना चाहते हैं कि जमीनी स्तर तक असर हो, किसानों की जिंदगियां बदले, ये हम चाहते हैं कि ना सिर्फ ऐलान हो। 10,000 करोड़ का जैविक खेती के ऊपर बजट में प्रावधान किया गया है और 1 करोड़ किसानों को जो अभी रासायनिक खेती कर रहे हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा जैविक खेती की तरफ। तो निश्चित ये जैविक खेती और जो खाद, रासायनिक खाद के ऊपर किसानों की निर्भरता है उसको कम किया जाएगा। जब मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाएगी तो इस प्रकार की चीजें जब होगी देश में, तो एक बहुत पुरानी कहावत है, उत्तम खेती मध्यम बान, करे जो चाकरी अधम समान। तो ये समय जो है उत्तम खेती का आ रहा है, नवाचार का आ रहा है, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है कृषि क्षेत्र में। तो निश्चित जो नए युवा हैं वो कृषि क्षेत्र से जुड़ेंगे और ये पुनः लोग जो रोजगार ढूंढ रहे थे अब वो वापस पुनः कृषि की ओर जुड़ेंगे। ये बजट को देख के ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए, तो कहा जा सकता है मितुल जी कि आने वाले दिनों में जरूर इसका असर दिखेगा। तुरंत क्विक हमें नहीं देखने को मिले लेकिन आने वाले दिनों में जरूर कृषि के क्षेत्र भी काफी स्ट्रांगली अब आगे आएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चेतन जी, देखिए वही जो कर्मचारियों को भी हम सुन रहे थे कि कंफ्यूजन की स्थिति है कि 7 लाख तक तो हम टैक्स फ्री रहेंगे, लेकिन जो 3 लाख से 5 लाख तक में वो जो 5% का है उसको लेकर के एक जरूर कंफ्यूजन की स्थिति है। तो IBC 24 के जरिए उसे कैसे हम निदान जरा दर्शकों को दीजिए। पहले मैं कर्मचारियों को बता दूं कि पिछली बार 2 टैक्स रिजीम आए थे, अलग अलग परसेंटेज वाले थे, 10%, 20% वाले, 5%, 10% और आया था दूसरा 5, 10, 15, 20, 25। तो नए रिजीम में बोला गया था कि कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन उसको इस बार लाया गया नए रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। पहले तो वेतन भोगियों के लिए कि आप नए रिजीम में भी जाओगे तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। और दूसरा मैंने क्लियर किया कि जो आपका टैक्स, जब आपका कंप्यूटेशन बनता है सारी छूट होने के बाद, जब आपका कंप्यूटेशन बनेगा और टैक्स उसमें 7 लाख तक आएगी, इनकम 7 लाख तक आएगी तो आपको टैक्स 0 लगेगा। और यदि थोड़ी भी इनकम बढ़ जाती है तो आपको वापस 3 लाख से टैक्स 3 लाख तक छूट मिलेगी, उसके बाद टैक्स लगेगी। और इसमें जो मैं बता रहा था कि व्यापारियों के लिए भी क्या कर दिए, 44 AD में एक स्पेशल जो 2 करोड़ तक था कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखना है और आप लमसम टैक्स पटा दीजिए, वो उसको 3 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन उसमें एक शर्त डाल दी गई है कि कैश ट्रांजेक्शन सिर्फ 5% तक हो। वैसे ही प्रोफेशनल के लिए जो 50 लाख की लिमिट थी उसको 75 लाख कर दिया गया, लेकिन कैश ट्रांजेक्शन 5 लाख तक हो। तो ये मेरे को लगता है कि जो टैक्स एक बड़ी सोच का बड़ा बजट है, इंफ्रा में भी काफी चेंजेस है और टैक्स में काफी रिलीफ है दोनों को, जिनकी इनकम कम है उनको और जिनकी इनकम ज्यादा है उनको भी। असल लेकिन लगातार अब देखिए हमेशा से ही विपक्ष आरोप लगाता आया है कि पूंजीवादी सरकार है ये, जो अमीर है वो और अमीर हो रहे हैं, जो गरीब है वो और गरीब हो रहे हैं। तो जो ज्यादा कमा रहे हैं उनकी भी जो टैक्स स्लैब है उसके भी कम किया गया। तो आपको लगता है कि इससे और फिर विपक्ष को मौका मिलेगा, वो और फिर इसको लेकर के निशाना साधेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस बार दोनों को ध्यान रखा गया है। देखिए अगर आपको लगता है लिमिट 3 लाख तक बढ़ाई गई है, सिर्फ 2.5 लाख जो थी वो 3 लाख कर दिया गया, सिर्फ 50। लेकिन आप सोचो अगर इनकम आपकी 7 लाख तक है तो आपको टैक्स ही नहीं लग रही है। तो 7 लाख एक बड़ी फिगर है। जो 5 लाख था पिछले साल सीधा 2 लाख बढ़ा दिया गया। अगर आपकी 7 लाख तक इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगना है और आपको छूट जो 80C और ये सब भी मिलने वाली है। दोनों के लिए इसमें ध्यान रख गया है इस बार बजट में, दोनों के लिए है ध्यान। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि सभी का इस बजट में ध्यान रखा गया है। और जो खास बात ये रही कि जो सबसे बड़ा टैक्स स्लैब में छूट दिया गया है कि अब आपकी इनकम 7 लाख तक टैक्स फ्री रहेगी। और इसके साथ ही जो एक बड़ा ऐलान किया गया है वो रेलवे को लेकर के किया गया है और रिकॉर्ड बजट का ऐलान किया गया है। तो रेल यात्रियों का क्या कहना है, रेलवे विभाग का क्या कहना है, उसकी भी एक्सक्लूसिव जानकारी IBC 24 आप तक पहुंचाएगा।